तो चलिए सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल 363A इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी राइट टू हियरिंग, ऑप्शन सी अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स एंड ऑप्शन डी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 363A, ये अभी न्यूज में है। ओके, तो न्यूज में है तो इसके रिगार्डिंग जो है अभी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये बताना है कि इस आर्टिकल का रिलेशन यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से किसके साथ है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, भारतीय संविधान में 26th अमेंडमेंट की गई थी, जिसके तहत आर्टिकल 363A जो था उसको इंसर्ट किया गया था और उसके तहत अबॉलिश कर दिया गया था प्रिवी पर्स को। ओके, तो यहाँ पर ये प्रिवी पर्स था क्या? तो यहाँ पर जितने भी भारत जब आजाद हुआ था ना 1947 में, तो उस समय जितने भी प्रिंसली स्टेट्स भारत में जिनका विलय हुआ था, ओके, तो उनका एग्रीमेंट हुआ था। ओके, तो एग्रीमेंट में यहाँ पर कहा क्या क्या गया था कि जब भारत आजाद होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है एक रॉयल्टी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर पेमेंट मिलती रहेगी। ओके, आने वाले समय में। ओके, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आप रॉयल होके तो आप प्रिंसली स्टेट्स के यहाँ पर राजे महाराजे हो, तो आपको अगर मर्ज होना है आने वाले समय में भारत में, तो आपको जो है यहाँ पर भारत सरकार पेमेंट करेगी किसी ना किसी तरीके से। ओके, तो अच्छा खासा यहाँ पर जो है फॉर्च्यून इनको मिलेगा, तो इसी को बोलते थे प्रिवी पर्स। ओके, तो बाद में 1949 में यहाँ पर मर्जर करना था अपने जो प्रिंसली राज्य थे उनको भारतीय राज्यों में। ओके, तो इसमें इसकी ये यहाँ पर कंडीशन थी एग्रीमेंट की। ओके, तो ऐसा हुआ आगे जाकर। तो इसी के चलते ये जो यहाँ पर प्रोविजन थी ना कि इनको यहाँ पर कोई ना कोई पेमेंट करते रहना है हर महीने, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं भारत में, तो इसी चीज को खत्म किया गया था। ओके, और इसी चीज को खत्म किया गया था पार्लियामेंट में, यहाँ पर 26th अमेंडमेंट किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था, तो उसके तहत आर्टिकल 363A को इंसर्ट किया गया था और इस प्रीवी पर्स की कंडीशन को, जो पेमेंट मिलती थी भारत सरकार की ओर से जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको, उनके राज्य महाराजों को, उसको खत्म कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था? इसको किया गया था 1971 को। ओके, और आगे है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर बात करें, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज वॉज एन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बिलोंग्स टू ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, ऑप्शन सी जैविश एंड ऑप्शन डी हिंदुइज्म। तो कौन सा आंसर सही है? थोड़ा नाम पहचानिए, नाम देखिए, अगर सुना हुआ लगता है तो कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि सही हो सकता है। ओके, तो ये जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जैनिज्म। तो ये 19वीं सदी के संत थे। ओके, तो यहाँ पर ये जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सोशल वर्क में यहाँ पर इनका काफी अच्छा खासा नाम था, और इसी के यहाँ पर चलते जो है यहाँ पर इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और इवेंट जो है हुआ है इन्हीं के चलते, तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। और अभी है क्वेश्चन नंबर 23, स्टैचू ऑफ पीस वॉज रिसेंटली अनवील्ड इन ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ा था ना, तो वहां पर जिन संत की हमने बात की थी, ओके, उन्हीं का स्टैचू जो है यहाँ पर इंस्टॉल किया गया एक राज्य में, जिसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ पीस। ओके, तो स्टैचू ऑफ पीस कौन से राज्य में इसको यहाँ पर अनवील किया गया, इसको इंस्टॉल किया गया है? तो क्या आंसर है? तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन मिनिस्ट्री रिसेंटली नोटिफाइड न्यू रूल्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो कौन सा मंत्रालय जो है इस FCRA एक्ट के तहत जो है नोटिफिकेशन जारी करता है? तो हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसके रिगार्डिंग किया गया है कि यहाँ पर जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, ओके, यहाँ पर जो एजुकेशन के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो है फॉरेन कंट्री से फंड जो है उसको रिलीज जो है रिसीव कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो है कुछ कंडीशंस को यहाँ पर जो है आसान कर दिया गया है, तो इसके चलते यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो बहुत सारे एनजीओ है भारत में। ओके, 32 लाख से ऊपर यहाँ पर टोटल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में काम करती हैं। तो ये जो है ना, फॉरेन से भी इनको फंड आते हैं, और उसी फंड को यूज करके भारत में अलग अलग तरह के अदारे चलाते हैं। कोई यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, कोई एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई जो झुग्गी झोंपड़ी में जाकर जो गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पर जो है टेक केयर कर रहा है, उनको न्यूट्रिशनल डाइट के ऊपर उनके फोकस कर रहा है। और कोई यहाँ पर जो वोमेन है उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है। ओके, जैसे ट्रिपल तलाक का आपने नाम सुना होगा, तो वहां पर भी एक एनजीओ थी जो यहाँ पर जो थी आगे आई थी वोमेन के हक में। तो इस तरीके से बहुत सारी एनजीओ है भारत में जिनको कि यहाँ पर फंड आता है, लेकिन जो फंड आता है ना, तो वो इस FCRA एक्ट के तहत यहाँ पर उनको फंड रिसीव होता है। तो होम मिनिस्ट्री जो है ना, इसका ये सही आंसर। तो होम मिनिस्ट्री जो है ये पूरा पूरा का पूरा ध्यान रखती है कि कौन सा फंड जो है किसके पास जा रहा है। इसका बेसिकली मतलब ये था इस एक्ट बनाने का कि कोई भी ऐसा फंडिंग ना आ जाए बाहर से, कि अगर किसी एनजीओ के पास ऐसी फंडिंग जाती है
अगर उसका गलत इस्तेमाल कल को हो गया तो हमें पता रहे कि कौन सी फंडिंग आई थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आई थी, कहाँ किस देश से आई थी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की जाती है। तो किसके द्वारा की गई है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो गृह मंत्रालय के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है पूरे कंट्री की सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की। ओके, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। और आगे है क्वेश्चन नंबर 25, द एनुअल अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो इज ए फ्लैगशिप इवेंट held under the aegis of option A Ministry of Road Transport and Highways, option B Ministry of Rural Development, option C Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and option D Ministry of Housing and Urban Affairs। तो देखिए ऊपर पढ़िए अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। तो आपको क्या लग रहा है, क्या अंदाजा लग रहा है कि कौन से मंत्रालय के तहत यहाँ पर ये जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है? ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका क्या है? ऑप्शन ए सही है? ओके, नहीं, ऑप्शन डी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इस साल का इसका थीम भी याद रखिएगा। जो थीम है 2020 का, यह है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 26, विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज सैफरन बॉल ऑफ इंडिया? सैफरन बॉल किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो कौन सा राज्य सही है? जो सही आंसर है इसका, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। उसका भी कश्मीर रीजन जो है, ओके, तो वहां पर जो है जो केसर की खेती जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो यही भारत का इकलौता एक रीजन है। तो यहाँ पर अलग अलग एरिया है कश्मीर रीजन में जहां पर केसर की खेती होती है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो है इसको सैफरन बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो है इस खेती को एक्सटेंड किया जा रहा है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर। ओके, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ओके, तो यहाँ पर सिक्किम जैसे जैसे राज्य है, ओके, तो अभी सिक्किम में ही यहाँ पर जो है इसको ट्रांसफर किया जाएगा कि वहां पर करके देखी जाएगी कि क्या वहां पर कारगर रहती है केसर की खेती। क्योंकि हूबहू सेम क्लाइमेट कंडीशन जो है यहाँ पर कुछ इलाकों में पाई गई है, जम्मू कश्मीर जैसी, खासतौर पर कश्मीर जैसी। तो वहां पर इसी के चलते यहाँ पर लगाया गया नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकला, रिजल्ट पॉजिटिव ही निकला था। ओके, तो मतलब कि वहां पर भी खेती जो है की जा सकती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 27, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी has recently released a list that represents the top 2% of the most cited scientists in various disciplines. How many Indians have found a place in this list? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई जहां पर टॉप 2% जो यहाँ पर सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं तो उनका यहाँ पर जो है नाम दायर किया गया है। अलग अलग डिसिप्लिन मतलब अलग अलग फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। तो भारत में यहाँ पर कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर जगह बनाई है? तो कितने आपके पास नंबर्स हैं? ओके, तो ऑप्शन ए बी सी डी, तो अलग अलग नंबर्स हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर, तो देखिए कौन सा नंबर आपको सही लगेगा। अगर नहीं पढ़ा तो आपको नहीं पता होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1492। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 28, अंडर मिशन सागर 2 इंडियन नेवल शिप एरावत had delivered food aid to some countries in African continent. So which of the following country is not in the list? Okay, कौन सी कंट्री है जहां पर की जो हमारा एरावत जहाज है वहां पर फूड डिलीवर करने नहीं पहुंचा? ओके, तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सुडान, ऑप्शन बी एरिट्रिया, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी डिजिबॉटी। तो सही आंसर कौन सा है? आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट को जो कौन सी कंट्री को यहाँ पर जो है एड नहीं दी गई है मिशन सागर 2 के तहत। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अल्जीरिया। तो बाकी के जो कंट्रीज है ना वो इंडियन ओशियन के बहुत नजदीक है। डिजिबॉटी बहुत नजदीक है, अर्ट्रिया जो है यहाँ पर इंडियन ओशियन के साथ बड़ा टच होता है, सूडान जो वो भी नजदीक है। तो इन्हीं कंट्रीज को जो है ज्यादातर भारत सहायता करता है। ओके, तो इंडियन ओशियन रीजन में जितने भी कंट्रीज जो यहाँ पर इंडियन ओशियन को टच करते हैं तो वहां पर भारत की पहल रहती है हमेशा कि उनके साथ जो है हमने फ्रेंडली असिस्टेंस करके आगे बढ़ना है। उनको किसी तरीके की सपोर्ट की जरूरत पड़े हमें आगे आना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आगे क्वेश्चन नंबर 29, त्रावणकोर टॉर्टोइस which is a large forest tortoise growing up to 330 millimeters in length. It had been found mainly in the Indian state of option A West Bengal, option B Tamil Nadu, option C Odisha and option D Maharashtra. सही आंसर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। ओके, जो वेस्टर्न घाट के जो रीजन है ना, खासतौर पे केरला भी इसमें शामिल है, तमिलनाडु भी इसमें शामिल है। ओके, तो कर्नाटका भी जो है ना उसका भी कुछ एरिया इसमें शामिल है जहां पर जो है ऐसे त्रावणकोर टॉर्टोइस जो है ना वो पाई जाती है। त्रावणकोर का अगर हम बात करें तो ये केरला का ही रीजन है। ये किसी समय पर ये भी एक प्रिंसली स्टेट थी। ओके,
त्रावणकोर। तो आपने नाम भी सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। हालांकि उसको कुछ सालों पहले ही मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो पहले जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी ना, तो उनमें से कुछ यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि काफी बड़ी थी, तो उनके नाम पर अलग अलग स्टेट बैंक हुआ करते थे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर था, ओके, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर था, ओके, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर था। तो बाद में इनको मर्ज करके एक ही स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। हालांकि पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग से भी ये अदारा चल रहा था भारत सरकार का, तो ये जो अलग से छोटी छोटी ब्रांचेस थी उनको भी एक में मर्ज कर दिया। ओके, तो त्रावणकोर जो है ये केरला का रीजन है। तो त्रावणकोर टॉर्टॉइस जो है ना, यहाँ पर ये टॉर्टॉइस आपको तमिलनाडु में भी मिलेंगे, केरला में भी मिलेंगे और कर्नाटका में भी आपको वहां पर मिलेंगे। तो ऑप्शन कोई भी हो तो आपको तीनों में से आपने जो है तीनों को राइट आंसर करना है। ओके, और आगे है क्वेश्चन नंबर 30। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैदरपुर वेटलैंड। Statement 1. It is spread over 1214 hectares. It is located within the boundaries of the Hastinapur Wildlife Sanctuary. Statement 3. Fed by Ganga and Solani rivers. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर बताइए। देखिए, हैदरपुर वेटलैंड, ये कोई अभी रामसर साइट नहीं है। देखो, रामसर कन्वेंशन एक अलग से ना, जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स जहाँ पर मतलब कि पानी का जहाँ पर बहाव है, पानी कहीं पर खड़ा है, पक्षी वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, स्पीसीज पाए जा रहे हैं, ओके, तो वहां पर मतलब बहुत सारे परजीवी ऐसे हैं जो कि उस पानी से जिनका काम चलता है। तो इन्हीं छोटे छोटे एरियाज को हम वेटलैंड बोलते हैं। तो इन्हीं वेटलैंड्स में से कुछ को हम चुनते हैं रामसर साइट्स, मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली। ओके, तो यहाँ पर रामसर जो है ना, ये शहर है ईरान का जहाँ पर ये रामसर कन्वेंशन हुई थी, और उसी के साथ यहाँ पर जो है रामसर साइट्स का नाम दिया जाता है ऐसे वेटलैंड्स को जिनको रामसर लिस्ट के अंदर जगह दी जाती है। तो ये हैदरपुर वेटलैंड जो है ना, इसको भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ओके, कि इसको भी रामसर साइट में जो है यहाँ पर जगह दिलाई जाए। तो तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, तो बताइए कौन सा आंसर जो है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो हालांकि यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, तीनों की दोनों सही है। ऑप्शन ए जो है ना वो राइट आंसर है। तो एक यहाँ पर मैं बात कहना चाहूंगा कि जो भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ना करने को, तो जब आप इसका पीडीएफ देखते हो ना, तो पीडीएफ में मैं क्या करता हूँ कि जब आपने रिवीजन करनी होती है ना, तो आपको वहां पर गलत डाटा नहीं चाहिए होता। ओके, तो इसी के चलते मैं क्या करता हूँ कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स को मैं सही रखता हूँ जब आप पीडीएफ देखते हो। ओके, लेकिन जब आप लेक्चर सुन रहे होते हो ना, तो वहां पर मैं चेंज करता हूँ। वहां पर जो है ना, ऐसा नहीं कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में सही होंगी, वहां पर चेंज होता है, लेकिन पीडीएफ में मैं चेंज नहीं करता हूँ। पीडीएफ में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है ना, वो सारी सारी की सारी सही रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करो ना, तो आपके पास जो है ना गलत डाटा ना हो। ओके, तो अगर आप जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर ऐसे ही डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया, एक स्टेटमेंट गलत थी, अगर आपको पता ही नहीं कि वो स्टेटमेंट गलत क्यों है, ओके, तो फिर वो भी कंफ्यूजन रह जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर सेम एज इट इज जो है आपको पीडीएफ मिलता है, जो कि आपको आसानी हो रिवीजन करने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिंक्स। स्टेटमेंट 1 है, मिंक आर डार्क कलर्ड कार्निवोरस मैमल्स फ्रॉम द मोस्टेलिडे फैमिली। तो ये भी एक तरह की फैमिली है कुछ स्पीसीज की। स्टेटमेंट 2 है, मोर देन 50 मिलियन मिंक ए ईयर आर ब्रेड फॉर देयर फर मेनली इन चाइना, डेनमार्क एंड नीदरलैंड एंड पोलैंड। Statement 3, mink oil is used in some medical products and cosmetics. Statement 4, the European mink is listed by the IUCN as vulnerable. यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, तो ये आपके ऊपर है। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। पहली तीनों स्टेटमेंट सही हैं, चौथी वाली स्टेटमेंट गलत है। तो ये यहाँ पर वल्नरेबल, यहाँ पर मतलब अच्छी खासी सिचुएशन नहीं है मिंक्स की। इनकी यहाँ पर जो सिचुएशन है, खासतौर पे जो यहाँ पर यूरोपियन मिंक है ना, तो वहां पर क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है इनकी आबादी खत्म हो रही है। तो खत्म क्यों हो रही है? देखो, जो आप जैकेट्स वगैरह सर्दियों में पहनते हो ना, तो उसकी यहाँ पर जो कॉलर होता है जैकेट का, तो वहां पर फुर लगी होती है। तो वो फुर कहाँ से आती है? यही मिंक जानवर होता है जिसको पाला इसलिए जाता है कि इसको बाद में मार देना है, और मारकर जो है इसकी खाल उधेड़ी जाती है, और उसी खाल से यहाँ पर जो फुर बनती है, जो आपकी जैकेट के अंदर भी होती है, जिससे आपकी जैकेट गर्म रहती है, और कॉलर जो होती है उसके ऊपर भी यहाँ पर लगी होती है। ओके, तो यहाँ पर इसकी आबादी कम हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो इसके ये क्वेश्चन न्यूज में क्यों आया? क्योंकि अभी कोरोना वायरस जो है ना, जहां जहां पर ये मिंक के प्लांट थे, तो वहां पर जो जो भी काम कर रहा था, तो उनको कोरोना वायरस हो रहा था, और ज्यादा तेजी से हो रहा था। तो इसी के चलते यहाँ पर जो है ये न्यूज में आ गए। और आगे है क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया मोबाइल कांग्रेस। Statement 1, third edition of India Mobile Congress was inaugurated recently. Statement 2, IMC is jointly organized by Department of Telecommunications and Cellular Operators Association of India.
तो कौन सी स्टेटमेंट दोनों में से सही है, कौन सी गलत है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू ओनली। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर, इनके द्वारा ही जॉइंटली जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन पहली स्टेटमेंट में जो गलती है वो है यहाँ पर थर्ड एडिशन। ये थर्ड एडिशन नहीं है, फोर्थ एडिशन जो है, जो अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड फंडिंग टू द ट्यून ऑफ 1810 crore फॉर 210 मेगावाट लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इट इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर क्या है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर लुरी लुरी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में अभी इसकी शुरुआत की जाएगी। काम पेंडिंग था, अभी फंडिंग जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है, तो इसी के चलते अभी इसका काम दोबारा से शुरू होगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 34। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। Statement 1, it aims to financially support those who lost their jobs or rendered jobless for whatsoever reasons due to changing employment pattern। मतलब कि कोई employment pattern change हो जिसके चलते उनकी जॉब चली गई। ओके, जहाँ पहले से जहाँ पर जो है जॉबलेस थी, मतलब जॉब उनके पास नहीं थी, तो यहाँ पर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए स्कीम है। ओके, तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये आपके ऊपर है। ओके, स्टेटमेंट 2 है लॉन्च बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इन 2019। ही वॉज ए को फाउंडर ऑफ द नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी। ओके, तो आगे है यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो देखिए, ये जो दूसरी वाली लाइन के साथ जो अगली लाइन मैंने बोली ना, वो गलत है, वो सही नहीं है, वो इसका हिस्सा नहीं है। तो दूसरी स्टेटमेंट है लॉन्च बाय एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस इन 2019। स्टेटमेंट 3, द पेमेंट ऑफ रिलीफ हैज बीन एनहांस्ड टू 50% ऑफ एवरेज ऑफ वेजेस फ्रॉम अर्लियर 25% ऑफ एवरेज वेजेस पेएबल अप टू मैक्सिमम 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 90 दिनों तक यहाँ पर जो है ना, जितनी आपकी सैलरी लास्ट टाइम थी, ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है एवरेज सैलरी जो है ना, आपको वेजेस जो है प्रदान किए जाएंगे सिर्फ 90 दिनों तक। ओके, तो यहाँ पर कितने जो है यहाँ पर कितने परसेंटेज के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, वो है जितनी आपकी सैलरी थी उसका 50% जो है ना एवरेज वेज जो है आपको दी जाएगी। पहले ये 25% थी, अभी जो है इसको बढ़ा दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये न्यूज में है। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, कौन सा गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 एंड 3, डी ऑप्शन सही है। दूसरे वाला गलत। दूसरे वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये 2019 में लागू नहीं हुआ, ये 2018 में लागू हुआ था, और इसको यहाँ पर लॉन्च करने वाला एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ही है। ओके, इसी के द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। और आगे क्वेश्चन नंबर 35। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो कौन सा आंसर सही है? नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज मतलब कि अपने आसपास के जो पड़ोसी है ना, उनको नर्चर करना है, मतलब जो चीज की जरूरत है वो उनकी फुलफिलमेंट करनी है। तो ये खास तौर पे शहरों में जो है ना, ये ऐसा इनिशिएटिव जो है चलाया गया है, चैलेंज दिया गया है। खास तौर पे जो बच्चे हैं ना, उनको अच्छी तरीके से प्रमोट करना है, एजुकेट करना है, अवेयर करना है, सही क्वालिटी हवा की वहां पर प्रदान करनी है। तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा ये कुछ लॉन्च किया गया? ये है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से। और आगे है क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो स्टेटमेंट 1, द अवार्ड्स आर गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Statement 2, the awards are given in several categories such as Best State, Best District, Best School, Best Newspaper, Best NGO, Best Industry, etc. with subcategories also। तो क्या इतनी कैटेगरीज में क्या इस अवार्ड को दिया जाता है? ओके, पानी के मामले में नेशनल अवार्ड। तो क्या आपको स्टेटमेंट 2 सही लग रही है? ओके, स्टेटमेंट सही तो चलो पहली सही है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ही यहाँ पर नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो क्या स्टेटमेंट 2 सही है? बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। और आगे है क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महारानी जिंदा कौर। स्टेटमेंट 1, शी लेड ए स्पिरिटेड रेजिस्टेंस टू द एनक्रोचमेंट ऑफ द ब्रिटिश इनटू द पंजाब बट वाज इवेंचुअली फोर्स्ड टू सरेंडर। तो इन्होंने क्या सामना किया था अंग्रेजों का कि उनके जो टेरिटरी है उसके ऊपर ये कब्जा ना कर पाए। ओके, लेकिन आखिरकार ये फेल हो गई, इनको सरेंडर करना पड़ा। स्टेटमेंट 2, शी वाज द यंगेस्ट वाइफ ऑफ महाराजा हरि सिंह। ओके, तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 3, शी लेड ए स्पिरिटेड रेजिस्टेंस टू द एनक्रोचमेंट ऑफ द ब्रिटिश इनटू द पंजाब बट वाज इवेंचुअली फोर्स्ड टू सरेंडर। तो ये स्टेटमेंट तीसरी जो है दोबारा से यहाँ पर जो है रिपीट हो गई है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, सही आंसर क्या है? सही आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही रिपीट हो चुकी हैं,
तो पहली भी और तीसरी सेम ही है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्टेटमेंट टू गलत क्यों? स्टेटमेंट टू गलत इसलिए यहाँ पर कि जो महाराजा हरि सिंह थे ना, इनके साथ यहाँ पर उनकी शादी नहीं हुई थी, इनकी शादी हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ। ओके, तो पंजाब का जो एम्पायर था वो तो यहाँ पर पंजाब एम्पायर की ये महारानी थी, और यहाँ पर सबसे यंगेस्ट वाइफ थी महाराजा रंजीत सिंह की। और इन्हीं के बेटे थे जिनका नाम था महाराजा दलीप सिंह, जो कि यहाँ पर पंजाब एम्पायर के जो थे आखिरी महाराजा थे। ओके, तो यहाँ पर जब वो छोटे बच्चे थे तभी जो थे उनको लंदन यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था। ओके, बाद में वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, बाद में फिर दोबारा वो सिखिज्म में वो कन्वर्ट हुए, और यहाँ पर उन्होंने कोशिश की जो महाराजा दलीप सिंह थे कि दोबारा से पंजाब एम्पायर जो है उसको अक्वायर किया जा सके, लेकिन वो फेल हो गए। और आगे है क्वेश्चन नंबर 38। रिसेंटली ए कंट्री इन इंडियाज नेबरहुड ओपनड ए मदरसा फॉर ट्रांसजेंडर्स, सो नेम द कंट्री। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ईरान। सो मदरसा जहां पर मुस्लिम बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, जाकर तालीम हासिल करते हैं। ओके, तो वहां पर उन स्कूल्स को हम मदरसा बोलते हैं। तो ये कौन सा यहाँ पर भारत का पड़ोसी मुल्क है जिसने यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है यहाँ पर मदरसा जो है ओपन किया है, खोला है? तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। और आगे है क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पर बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। सो इट इज ए फ्रेमवर्क टू evaluate the data ecosystems of rural areas. स्टेटमेंट टू लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली, दूसरी, दोनों, या दोनों गलत हैं? तो देखिए यहाँ पर पहली बात करें डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। ओके, जो डाटा यहाँ पर होगा, चाहे ये शहरों या यहाँ पर गांव का, तो उसको जो है यहाँ पर जो है इकट्ठा किया जाएगा उसका क्वालिटी यूज करने के लिए आने वाले समय में, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डाटे को अच्छे से पढ़े, और उसके चलते जो है अपनी अपनी पॉलिसीज बनाए, अपना अपना काम जो है उसको उसका जो है जो एजेंडा है उसको वो तैयार करे। तो पहले तो ये स्टेटमेंट वन को यहाँ पर जो है ना, इसको बताइए कि क्या ये सही है? ये जो डाटा मेजोरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है यहाँ पर, ये रूरल एरियाज के लिए या फिर जो अर्बन एरियाज वहां के लिए? ओके, तो अगर ये तो रूरल एरियाज के लिए, तो फिर दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि रूरल एरियाज के लिए जो भी काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत होता है। ओके, या तो फिर दूसरी गलत है या फिर पहली गलत है। तो बताइए कौन सी गलत है, कौन सी सही है? तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है वो है फर्स्ट वाली। ओके, ये अर्बन एरियाज के लिए यहाँ पर ये डाटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है, और ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो अभी मुझे बताओ कि यहाँ पर मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के? ओके, तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ओके, हरदीप सिंह पुरी। और अभी यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेशमनिया दोनोवनी। सो लेशमनिया दोनोवनी इज ए प्रोटोजोन parasite that infects macrophages and is a causative agent of visceral leishmaniasis, जिसको हम काला अजर भी बोलते हैं। स्टेटमेंट टू, इट इन्फेक्ट्स द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम इंक्लूडिंग द स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? यहाँ पर एक काला अजर नाम की बीमारी होती है जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। ओके, तो यहाँ पर इसको नाम दिया गया लेशमनिया दोनोवनी। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर पूछा गया कि क्या ये इन्फेक्ट कहाँ कहाँ पर ये इन्फेक्ट करती है ये बीमारी? ओके, क्या स्प्लीन, लीवर या बोन मैरो पे यहाँ पर ये इम्पैक्ट करती है? किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट होता है बॉडी के ऊपर। तो बताइए कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। तो ये जो बीमारी ना काला अजर, तो इसको यहाँ पर काला बुखार भी कहा जाता है, और ये पैरासाइट के काटने से होता है। कोई मच्छर भी काट सकता है या फिर कोई और कीड़ा भी जो है ना यहाँ पर वो काटता जब है, तो उसके तहत यहाँ पर जो वो अपना जहर अंदर छोड़ता है ना, उसकी चलते यहाँ पर ये बीमारी फैलती है, इंसानों में लगती है। तो मतलब बॉडी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी काली होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो ये यहाँ पर आंसर है। दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो सही है।